नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह कार्यक्रम कानूनी सलाह लेकर हाजिर हूं आपके साथ। आज कार्यक्रम कानूनी सलाह में हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर राजेश बहुगुणा, प्रतिकुलपति एवं डीन, लॉ कॉलेज देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से। और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न को लेकर, कि किस तरीके से ये उत्पीड़न किया जाता है, और इसको लेकर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आज के हमारे खास मेहमान प्रोफेसर राजेश बहुगुणा जी, आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कार्यक्रम कानूनी सलाह लेकर आज हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर बात करें कि लैंगिक जो उत्पीड़न है कार्यस्थल पर महिलाओं का, सबसे पहले तो हम इसे समझे आसान भाषा में कि कैसे इसे समझा जा सकता है और इसकी परिभाषा अगर देखें तो क्या है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और यदि मैं कहूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, ये बात करता है आपकी प्रिवेंशन की, प्रोहिबिशन की और रेड्रेसल मैकेनिज्म की। जी। एक्ट जो है 2013 में पास हुआ था। जी। लेकिन मैं यहाँ ये चाहूँगा कि हम किसी भी एक्ट को जानने से पहले, उसके शब्दों को जानने से पहले, जी, हमें ये जान लेना चाहिए कि उसके बनाने के पीछे भावना क्या थी। क्योंकि जब किसी भी अधिनियम को शब्द और भावना दोनों के साथ पढ़ा और समझा जाता है जी, तो वो फिर सही अर्थ आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है 2013 का, इसके पीछे जो पूरी कहानी है या आधार है वो है एक बहुत ही फेमस डिसीजन हुआ था। वो था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये वर्ष 1997 में पारित हुआ था। जी, जी। इस केस को समझना बहुत जरूरी है। हुआ क्या था कि राजस्थान के अंदर एक महिला थी बनवारी देवी, और वो वहां के बतेरी विलेज की रहने वाली थी। जी। ये महिला जो थी, जैसे हमारे यहाँ पर साथीन होती हैं, जो विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है राजस्थान का, उसके अंतर्गत कुछ महिलाओं को एम्प्लॉय किया जाता है और उनका काम होता है कि वो गांव-गांव, घर-घर जाकर के जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कि आपका चाइल्ड मैरिज, उसके ऊपर, जात पात के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर और इस तरह की तमाम चीजों के ऊपर जागरूकता करें। अपने काम को करते करते इस महिला को 1992 में पता चला कि एक जगह एक बच्चे की शादी हो रही है जो मात्र 9 वर्ष का है, और ये राजस्थान में उस समय आम बात थी। तो ये महिला वहां पे जाती है, उनको कहती है कि साहब ये शादी रोक दीजिए, ऐसा करना अपराध है। जी। वो नहीं मानते हैं। ये पुलिस के पास जाती है और पुलिस की मदद से वो शादी रोक दी जाती है। लेकिन उसके दूसरे ही दिन वो शादी फिर कर दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है, वो सोचने वाली बात है। जी। गांव के 5 जो दमंग लोग थे, लैंडलॉर्ड जिनको कह सकते हैं, वो लोग रात को, शाम के टाइम इसके घर पे आते हैं, इसके पति की बहुत पिटाई करते हैं और इसके साथ में सामूहिक बलात्कार करते हैं। ये महिला जो तत्काल ही जा सकती थी, ये पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन पर भी इसके साथ में जो है अच्छा नहीं होता जी। क्योंकि वहां पर भी इसको कहा जाता है कि भाई जो कपड़े आपने पहन रखे हैं ये एविडेंस के लिए चाहिए। ये अपने कपड़े उतारती है, इसके पास कोई कपड़े नहीं होते, ना वहां पे पुलिस में कोई व्यवस्था होती है। तो अपने पति के जो टर्बन जो पहनते हैं ये लोग, पगड़ी, उस पगड़ी को लपेट के ही बेचारी घर जाती है। जी, जी। फिर ये प्राथमिक सेंटर में मेडिकल के लिए जाती है अगले दिन। वहां पे कोई व्यवस्था नहीं होती है, वे इसको जयपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर देते हैं। वहां जब ये जाती है तो वहां वो कहते हैं कि साहब क्योंकि पुलिस की कोई रिपोर्ट नहीं है या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। जी। ये फिर पुलिस थाने, पुलिस की रिपोर्ट के लिए कोर्ट में जाती है। वहां पे भी शाम को इसका कार्य नहीं होता और शाम हो जाती है। यानी कि नेक्स्ट डे जब कोर्ट के आदेश होते हैं, इसका मेडिकल होता है,
इसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब ये कोर्ट में जाती है तो ये लोअर कोर्ट में अपना केस हार जाती है। गवाहों की कमी, दूसरे पक्षकार का बहुत दमंग होना, फॉर सो मेनी रीजन ये होता है। ये महिला जो है फिर हाई कोर्ट जाती है और अंततः ये जो मैटर है जी, उस गांव से होते हुए हाई कोर्ट तक जाता है। लेकिन उससे पहले क्या है कि जब इसको कहीं न्याय नहीं मिलता है तो ये बात एक अखबार द्वारा लिखी जाती है जी। और उस अखबार की खबर को पढ़ करके वहां पे एक एनजीओ था विशाखा, वो लोग एक रैली निकालते हैं और रैली ही नहीं निकालते, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे एक बहुत अच्छा दिशा निर्देशन करता है जी, जो हमारे देश में विशाखा गाइडलाइन के नाम से प्रसिद्ध रहा जी। और यही गाइडलाइन फिर इस एक्ट के निर्माण का आधार बनी। जी, जी। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं आपको जी। 2017 के दौर में आपने देखा होगा #MeToo एक बड़ा अभियान चला था, बड़ा अभियान चला था जी, है ना जी। और उसमें यानी कि फिल्म निर्माताओं से लेकर के तमाम लड़कियां अपनी अपनी बात खुल करके कहने के लिए सामने आई थी। तो ये सारी तरीके के अभियान आधार बने और ये एक्ट बना। एक्ट जो है बहुत छोटा है, इसमें 30 सेक्शन है और 30 सेक्शन में ही सारी बातें कही गई। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो पहले से ही महिलाओं के लिए तमाम तरीके के कानून बने हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी इसकी भी आवश्यकता पड़ गई। और इसे आसान शब्दों में देखें तो जो कार्यस्थल पर जो आज हम देखते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं, उनके साथ अगर इस तरीके से कुछ होता है, जो हैरेसमेंट है वो होता है, तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि पहले से वो प्रिपेयर रहें कि अगर ऐसा होता है तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत वाजिब सवाल है ये आपका कि कानून, हमारे यहाँ पे बहुत कानून थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब विशाखा के ऊपर जजमेंट आया उसमें एक बात महसूस की गई, वो ये कि महिला को अपने ऊपर जो शिकायत होती है वो शिकायत करने के लिए पुरुष के पास जाना है जी, मेडिकल के लिए पर है पुरुष के पास जाना है और फिर जुडिशियल मशीनरी में भी अधिकांश पुरुष के पास जाना है। तो ये सोचा गया कि नहीं, ये वास्तव में जो नेचुरल जस्टिस है उसके भी कहीं ना कहीं विरुद्ध जा रहा है। तो इस कानून की आवश्यकता पड़ी और इस कानून में 2 कमेटीज का गठन किया गया जी। एक थी इंटरनल कंप्लेन कमेटी और एक लोकल कमेटी। इन दोनों कमेटीज को समझना बहुत जरूरी है, तब हमें पता चलेगा कि आखिर इस कानून की आवश्यकता क्या है। मैं पहले बात करता हूं इंटरनल कंप्लेन कमेटी की जी। तो वो तमाम संस्थान जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पर ये बाध्यकर होगा, शब्द क्या है, बाध्यकर होगा कि वो एक इंटरनल कमेटी का गठन करे और उस इंटरनल कमेटी के अंतर्गत जो चेयरमैन होगी, जाहिर सी बात है वो महिला होगी और महिला होगी जो बिल्कुल महिला सरोकारों के प्रति जो डेडिकेटेड होगी फॉर द कॉज ऑफ वीमेन, उस तरह की महिला को रखा जाएगा। यदि उसके एक संस्थान में नहीं है और वो सीरीज ऑफ संस्थान उस व्यक्ति के हैं तो दूसरे संस्थान की भी हो सकती है। उसके अलावा उसमें 2 मिनिमम मेंबर और होंगे, जो कि उनमें से एक ऐसी होना चाहिए कि जो आपके कानून की जानकारी रखता हो जी। एक मेंबर SC, ST, OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटी का होना चाहिए। एक उसमें बाह्य मेंबर होगा जो कि कोई उस शहर का या देश का कोई NGO होगा। ये मिनिमम है, ये एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये कौन सा है? ये इंटरनल कंप्लेन कमेटी है ICC। पर जहां पे 10 से कम कर्मचारी हैं या जहां पे ICC बनना संभव नहीं है, जहां अनऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाएं,
तो वहां पे आईसीसी नहीं बनेगी या बना ही नहीं है किसी ने। तो उस दशा में एक लोकल कमेटी होती है, और लोकल कमेटी का जो गठन है वो जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है। उसमें भी एक एनजीओ है, चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, एससी, एसटी, ओबीसी सबका प्रतिनिधित्व है। और यह कमेटी आईसीसी के दायरे में न आ सके, छूट गए जानबूझकर या अन्य वजह, वो तमाम महिलाएं यहां पे जा सकती हैं। तो ये वो संस्थान है जहां वो सबसे पहले अपनी शिकायत को दर्ज करेंगे। और अगर आज के दौर में देखा जाए तो क्या हर जगह इस तरीके का पालन हो पा रहा है? अगर हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसकी क्या रिपोर्ट देखते हैं? देखिए, ये सवाल आपका तो जाहिर है, और ये मुझे लगता है कि हर किसी की चिंता भी होगी कि कागजों में तो बात आ गई है कि ये होना चाहिए, पर क्या धरातल पर ये हो रहा है? मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि किसी भी एक्ट का पालन वो अगर लेटर एंड स्पिरिट में हो, यानी कि उसकी भावना भी और उसके शब्दों को भी, दोनों का समावेश हो जी। तो जहां पर ये इस तरह की कमेटी नहीं बनी, मसलन मैं उदाहरण लेता हूं कि किसी विश्वविद्यालय में नहीं बनी, तो विश्वविद्यालय की रेगुलेटरी बॉडी कौन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी संस्थान हैं वहां पर इंटरनल कमेटी का गठन हो चुका है। यदि नहीं तो उसका जो है उसका जो प्रमाण पत्र भी है वो भी निरस्त करने तक की जिम्मेदारी जा सकती है। और इसी तरह से जो लोकल कमेटी है उसके पास भी रिपोर्ट्स आती हैं, और रिपोर्ट होने पर कि इस चीज का पालन नहीं किया जा रहा है, उसके लिए प्रावधान है, एक्ट में प्रावधान भी है, पनिशमेंट के प्रावधान भी हैं, और लाइसेंस निरस्त करने के भी विभिन्न प्रावधान हैं उसमें। जी 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 जी। सर, जैसे पनिशमेंट की अगर बात की जाए, किसी भी तरीके से अगर ऐसा हैरेसमेंट होता है उसमें पनिशमेंट के क्या प्रावधान किए गए हैं? कहाँ तक, कितना यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना उसको इस तरीके से किया गया है कि अधिक से अधिक उसमें पनिशमेंट मिल पाए? ठीक है, ये इससे पहले हम ये समझ लें जी कि वो कौन सी महिलाएं जो इसके दायरे में आती हैं या अपनी शिकायत कर सकती हैं। जी जी जी। तो उसके लिए हम देख लें कि जितने हमारे सरकारी विभाग हैं उनमें तमाम कार्य करने वाली महिलाएं, फिर वो तो बड़े स्पष्ट हैं, उसमें इतनी ज्यादा परिभाषा की जरूरत नहीं है। जी जी जी। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाँ। जो प्राइवेट संस्थान है, वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत वे तमाम महिलाएं जो उनके पेरोल पे हैं, चाहे वो परमानेंट हैं जी, चाहे वो टेम्परेरी हैं, चाहे वो संविदा पे हैं, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हैं, और चाहे वो डायरेक्ट हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट हैं, वो तमाम महिलाएं इसकी लाभान्वित हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे दूसरे संस्थान हैं उसमें जरूरी नहीं कि वो वहां पर इंप्लॉय हो, अगर वो नॉन इंप्लॉय भी है, विजिटर भी है, वो भी इसमें आएगी, उस दायरे में आएगी। और आपने पनिशमेंट की बात की थी, तो इसमें जो है अगर आपके कंप्लेन पाने के बाद, जब पहले प्रोसीजर को थोड़ा सा समझ लें, हाँ, तो वो जरूरी है कि हम मैं बता दूं आपको, तब हम पनिशमेंट की तरफ आते हैं। जी जी जी। कि जो पीड़ित महिला होगी, अच्छा पीड़ित कौन है, यह भी एक बिल्कुल उस एक्ट में परिभाषित किया गया है कि आखिर पीड़ित कौन है। हाँ, कौन उस दायरे में आता है? पीड़ित वो महिला है जो कह रही है कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, वो महिला पीड़ित है, चाहे वो वहां पे काम कर रही हो
विजिटर रही हो, ठीक है, और उस महिला के पास में रेमेडी क्या है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये प्रिवेंशन की बात भी करता है, प्रोटेक्शन की बात भी करता है, रेमेडियल भी, उपचार क्या है। तो वो अपनी शिकायत को अगर उसकी संस्था में आईसीसी बनी हुई है तो वो सर्वप्रथम आईसीसी में देगी। अब आईसीसी में शिकायत कब देगी? घटना घटने के 3 महीने के भीतर भीतर। यदि कोई परिस्थितियां ऐसी हैं जो उसके बियॉन्ड कंट्रोल है, मतलब वो दे ही नहीं पाई और आईसीसी को यह लगता है कि साहब इसकी कोई गलती नहीं है, इसके बस में नहीं था देना, ये दे नहीं पाई, तो वो 3 महीने की और एक्सटेंशन दे सकता है। अच्छा, जब वो शिकायत आईसीसी के पास आ जाती है तो 7 रोज के भीतर भीतर आईसीसी उन पक्षकारों को नोटिस देती है जी, ठीक है, और नोटिस देने के बाद इस पे प्रक्रिया हो जाती है इसकी छानबीन की। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है इस एक्ट में कि इसमें पहला स्टेप सुलह समझौते का होता है, यानी कि जो शिकायत करती है उसको बुला करके ये पूछा जाता है कि भाई आपकी शिकायत क्या है, आप चाहती क्या हो। कभी कभी क्या होता है, महिला ये कहती है कि साहब ये जो है ना बहुत ज्यादा मुझे तंग तो नहीं करता, लेकिन मैं असामान्य हो जाती हूं इसके सामने, ये काम करना छोड़ दे। या वो कहती है ये मेरे से माफी मांग ले, भविष्य में ऐसा ना करे। तो मतलब ये भी नहीं है कि हम सीधे सीधे कोर्ट की तरफ ही भागें, उस स्टेज पे सुलह समझौता करने की व्यवस्था होती है, लेकिन अपने आरोप के बदले में अगर वो पैसे की डिमांड करती है उसका समझौता नहीं हो सकता। आप समझ रहे बात को? और अगर वो कहती है कि नहीं मुझे आईसीसी के सामने जाना है, तब फिर इंक्वायरी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इंक्वायरी की प्रक्रिया में सारे पक्षकारों को और आईसीसी को बिल्कुल सिविल कोर्ट के जैसी पावर होती है। वो समन करके पार्टीज को बुला सकती है, उनके एविडेंस कॉल कर सकती है, और इसके ऊपर जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है और आईसीसी को लगता है कि वास्तव में जो इसने हमें साक्ष्य दिए, जी जी, जो बात ये कह रही है वो वास्तव में सही है, तो वो इसकी सूचना उसके एम्प्लॉयर को देते हैं। अब अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो देखो ना, गवर्नमेंट में सबके सर्विस रूल होते हैं, उन सर्विस रूल के हिसाब से जो पनिशमेंट बनता है वो मिलेगा। आप समझ रहे बात को? जी जी। या फिर जो आईसीसी है वो अपने विचार से भी किसी ना किसी पनिशमेंट की संस्तुति कर सकती है। जी जी। और उस पनिशमेंट में क्या शामिल हो सकता है? उस पनिशमेंट में वो जेल वगैरह की संस्तुति नहीं करेगी, ठीक है ना। वो उसमें इस तरह के पनिशमेंट हो सकते हैं कि जैसे ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, जैसे कि उनके रैंक का रिडक्शन हो गया जी, उनके इंक्रीमेंट पे असर हो गया, बहुत सारी चीजें इस तरह के सर्विस से रिलेटेड पनिशमेंट है वो कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आ रहा हूं जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। अब लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, असली चैलेंज तो वही है ना, असली चैलेंज जो है महिला के लिए वहीं पे, क्योंकि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, एक तरफ तो उसे अपनी आबरू बचानी है, अपने शोषण से निवारण पाना है, और दूसरी तरफ अपना जॉब बचाना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अधिकांश बड़े संस्थान होते हैं, वो लॉन्ग रन के लिए काम करते हैं, वो एथिक्स पे काम करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनके अंतर्गत जितने लोग काम कर रहे हों, जितने अधिकारी काम कर रहे हों, जितने जिम्मेदार लोग काम कर रहे हों, वो भी उस संस्थान के एथिक को फॉलो कर रहे हों। तो ये शिकायत उनके विरुद्ध होती है। और जितने प्राइवेट संस्थान हैं, अगर वो बहुत अच्छा संस्थान है, इसको बड़े ही पॉजिटिव में लेते हैं
और उनको एक अवसर मिल जाता है अपने एक अधिकारी की कार्यशैली को परखने का। हाँ। ठीक है, तो वो भी वहां पे सजा देते हैं, वो भी वहां पे पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अमूमन ये होता है कि उस महिला का डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया जाता है, या उस पुरुष का डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, उसी अधिकारी के अंडर में उसको नहीं रखा जाता। हाँ, ये एक बात यहाँ पे और भी ध्यान रखने की है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो महिलाओं को लगता है कि यार मेरी इंक्वायरी शुरू हो गई जी, अब मैं इन्हीं के अंडर में काम कर रही हूं, तो मुझे और हरास करेंगे, तो उसको 3 महीने तक की छुट्टी भी दी जा सकती है और वो पेड होगी। ठीक है ना, जो नॉर्मल लीव उसका इंटाइटलमेंट है उसके अतिरिक्त होती है। अच्छा, एक सवाल ये भी है सर कि बहुत सारे जो आपने कहा, आपने संख्या भी बताई थी शुरुआत में कि 10 लोग हैं या उससे भी कम है तो इस तरीके से प्रावधान होने चाहिए। कई जगह पर नहीं है, क्योंकि ये भी जहन में ज़रूर सवाल होगा हमारे दर्शकों का, खासतौर महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। तो अगर उनके संस्थान में वो सुविधा नहीं है, उनको नहीं मिल पा रहा है वो कि कहाँ पर बोलें, तो उनके लिए क्या कदम होना चाहिए उनके वहाँ पर? उनको क्या करना है कि अगर उनके साथ ऐसा हैरेसमेंट होता है तो? उनके लिए तो लोकल कमेटी है जो जिला इसके डीएम के अंडर में बनी हुई है। लेकिन उससे भी उठ करके एक बात देखिए, आप संस्थान को भी छोड़ दें, आपके घर में एक मेड आती है काम करने वाली, वो सिर्फ आपके यहां बर्तन साफ करती है या पोछा लगाती है या खाना बनाती है, उसके साथ भी तो सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। तो उस महिला को भी उपचार है, वो भी लोकल कमेटी में जा सकती है। ठीक है ना, यहां यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ किसी सरकारी विभाग या बड़े संस्थान से लिमिटेड नहीं है। वो हर महिला जो काम करने के लिए निकली है या किसी कार्य से जुड़ी हुई है, यहां तक कि अगर वो संस्थान के काम से, ठीक है जी, वो कहीं भेजी गई, वहां पे उसके साथ में उत्पीड़न हुआ, वो भी इसमें शामिल होगा। आपका डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट की बस उसको लेने और छोड़ने जाती है, उस बस में उसके साथ में कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, वो भी इसमें लागू होगा। ठीक है, जो आपके यहां काम करने वाली आती है, वो तो मात्र 1 घंटे के लिए आती है। जी जी, ठीक है ना, वो आपके यहां पे बर्तन साफ करके या चौका करके चली जाती है, लेकिन उसके साथ में भी सेक्सुअल, वो भी इसमें लागू होगा। सिर्फ जो है आपके घर में जो घर की महिलाएं हैं वो नहीं आएंगी इस दायरे में। उसके अलावा जो भी आदमी वहां पे आ रहा है। अच्छा, एक बात और भी है कि कभी कभी संस्थान ये भी सोचते हैं कि साहब ये तो वॉलेंटरी काम कर रहे हैं मेरे यहां, हम इसको पैसे तो देते ही नहीं, ये हमारे पेरोल पे तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अगर वो स्वयं सेवक भी है आपके यहां जी, आपके पेरोल पे भी नहीं है, तो भी वो इस एक्ट के दायरे के भीतर आएगी। बिल्कुल, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने कहा कि एक्ट के दायरे में आएंगे। लेकिन उस, जैसे आपने कहा कि घर पर एक मेड भी अगर काम करने आ रही है, उसको लगा कि उसके साथ ऐसा हुआ, तो अक्सर दिमाग में होता है कि पुलिस पर जाएंगे, किस तरीके से कहेंगे, तो उनके लिए एक सरल रास्ता वहां तक पहुंचने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। हाँ, ये बड़ी बड़ी बात है कि अगर एक बहुत अशिक्षित महिला है, उसे अवेयरनेस भी नहीं है, जी जी, ठीक है ना, और उसके साथ में इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो वो सीधे सीधे कहां जाए? हाँ, बस उसको ये मालूम है कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन अब कहां जाए, कैसे न्याय मिले? अब इन महिलाओं के लिए ही लोकल कमेटी बनी है जी, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है हाँ, कि इनका इतना प्रसार नहीं है। बिल्कुल, एक बात जी, दूसरी बात यह है कि जो जागरूकता का बहुत अभाव है, और महिला को यह भी नहीं पता है, बहुत सारी महिलाओं को, कि आखिर ये सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। आप समझ रहे बात को? जी, जी, जी। चल तो वही समझ लें। हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट में की जो परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा इंक्लूसिव नेचर की है। जब मैं इंक्लूसिव नेचर की बात करता हूं, मतलब उसमें आदि आदि लिखा गया है कि जैसे कि वो व्यक्ति जिसके साथ वो काम कर रही है जी, या जिनके घर में वो काम कर रही है, वो कोई उससे सेक्सुअल फेवर मांग रहा है। देखो, इसमें एक बड़ा अच्छा शब्द इस एक्ट में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी अनवेलकम हाँ, कंडक्ट
या व्यवहार, जी, यानी कि अवांछित कार्य जो महिला नहीं चाहती है, जिससे वो इरिटेट हो रही है, आप उससे कोई सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो, आप उस पे तरह तरह के ऐसे एक्शन करके दिखा रहे हो जो सेक्सुअल पीड़ित हैं, आप उसको कोई ऐसा लिटरेचर दिखा रहे हो, जी, उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, ये तमाम चीजें और कोई भी अनवेलकम कंडक्ट अगर आप कर रहे हो वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। अच्छा, एक आपने बिल्कुल सही कहा कि हम उसको कैसे समझें। दूसरी चीज़ है कि जागरूकता वाली बात आई कि लोगों में जागरूकता की कमी है, तो इसको जागरूकता के लिए कितनी आवश्यकता आज महसूस होती है कि ताकि कम से कम हम किस तरीके से इसको कर भी सकते हैं कि लोगों को पता चले, महिलाओं को, लड़कियों को इसके बारे में। बहुत अच्छा सवाल है। अब आप देखिए कि जो ये एक्ट 2013 में बना, ये एक्ट अस्तित्व में ही नहीं आता अगर विशाखा जैसा एनजीओ एक रैली निकाल करके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा के और अपनी पीआईएल लेकर के उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 20 के तहत पीआईएल की और तब जाकर के दिशा निर्देश दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा और ये एक्ट अस्तित्व में आया। तो मैं समझता हूं कि जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो फिर एनजीओ हो या व्यक्तिगत तौर पे हो, एक तो उनकी जिम्मेदारी है। जी, जी। दूसरी बात, ये एक्ट खुद इस बात का प्रावधान करता है कि सरकारों को अपने स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम करने चाहिए। तो अगर ये सब करेंगे तो तब जाकर के कहीं इस पे काम नहीं जाता। बिल्कुल। और कितनी आवश्यकता महसूस होती है सर, आज आपने कहा कि जागरूकता करनी चाहिए, स्कूल हम इसमें ले सकते हैं, स्कूलों में इस तरीके अगर एनजीओ काम कर रही हैं तो उनको बताना चाहिए। नहीं, स्कूल में कि जहां तक बात है यूनिवर्सिटी लेवल पे तो अधिकांश विश्वविद्यालयों में इस तरह की स्टूडेंट बॉडीज भी होती हैं। और देखो, आईसीसी तो विश्वविद्यालयों में आजकल सब जगह है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का तो बकायदा एक कार्यक्रम आता है कि आपने ये कार्य करने के बाद यूजीसी को इन्फॉर्म करना है कि हमने ये तमाम कार्य कर दिए। तो ऐसा नहीं है, अब इसके प्रति जागरूकता बड़ी है काफी। लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना, वो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जी जी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, वहां पे मुझे लगता है आज भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। प्रोफेसर राजेश बहुगुणा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाया कि हमें इन चीज़ों को कैसे समझना है और इसके प्रावधान भी क्या हैं और कैसे हम स्टेप भी लें। और वक्त इतना ही है। आपका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, और चलते चलते आपका एक मैसेज इसी को लेकर। मैं चलते चलते सिर्फ अपने मैसेज के तौर पर जी, सर्वोच्च न्यायालय का जो बहुत लेटेस्ट जजमेंट आया है, ये वर्ष 2021 में अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि वास्तव में इसके बहुत ब्रीफ फैक्ट ये है कि एक व्यक्ति के घर में 2:30 बजे कुछ लोग आते हैं रात को, और उसके साथ में अभद्रता होती है, तमाम चीजें होती हैं उस लेडीज के साथ में, और हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति जो है इसके घर जाएगा और इससे राखी बंधवाएगा और सगुन के 11,000 रुपए देगा और इसके बेटे को मिठाइयां खरीदने के लिए 5,000 देगा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से, एक तो उन्होंने जुडिशरी को सीख दी और ये कहा कि आज जुडिशरी को भी और तमाम जिम्मेदार लोगों को भी जो स्टीरियोटाइप सोच है उससे बाहर आना होगा। यह सोच कैसी है? जैसे हम कहते हैं सारी महिलाएं इमोशनल होती हैं। अरे नहीं होती हैं। ये जो इस तरह के कपड़े पहन करके आ रही हैं, ये ऐसी होती हैं। बाल कटी हुई महिलाएं ऐसी होती हैं। जो सोच है
वो स्टीरियोटाइप नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शिक्षकों की और अभिभावकों की समझता हूं कि वो अपने बच्चों को घर से ही और स्कूल से ही सेंसिटाइज करें, जेंडर सेंसिटाइजेशन की तरफ बढ़े, तभी जाकर के भला हो सकता है और हम इससे निवारण पा सकते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया है सर आपने, और बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालकर आप कार्यक्रम कानूनी सलाह में आए। बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम कानूनी सलाह में अभी के लिए इतना ही। फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।